आप देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी मुरादाबाद के डीआईजी अधिकारी मुनिराज द्वारा दी गई। दरअसल जब डीआईजी से सवाल किया गया कि 5 लोगों की मौत हुई है, तो उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि ऐसा नहीं है। कल हमने 3 का पोस्टमार्टम करवाया, 3 का दफन हो चुका है और आज ही एक की मुरादाबाद में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। अभी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मृत्यु का कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा और 5वें के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। डीआईजी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को संसद के बाहर ओवैसी ने कहा कि संभल की मस्जिद कोई 50 या 100 साल पुरानी मस्जिद नहीं है, बल्कि 200 से 250 साल पुरानी मस्जिद है। कोर्ट ने बिना मस्जिद के जिम्मेदारों को सुने आदेश पास कर दिया, जो कि गलत है। ओवैसी ने आगे कहा कि सर्वे करने आने वाले लोगों को उकसाने वाले नारे लगा रहे थे, जिसका वीडियो भी है। वहां पर जो हिंसा हुई है, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी है और उनकी मौत हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन आदेश पास हो जाता है। 1948 में बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ था। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। एक हाई कोर्ट के मौजूदा जज से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। ये सरासर गलत है। संभल में जुल्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने संभल में दंगा करवाया है और मांग की कि मौतों के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के लोगों को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक संभल हिंसा मामले में पुलिस द्वारा 7 एफआईआर दर्ज किए जाने और सपा सांसद जिया उर रहमान पर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को आरोपी बनाए जाने के बाद अखिलेश की यह टिप्पणी आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सांसद जिया उर रहमान पर्क संभल में नहीं थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अखिलेश यादव के अनुसार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उपचुनाव में गड़बड़ी की, वोट लूटे और इसे छिपाने के लिए संभल में उपद्रव करवाया। वरिष्ठ एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी, जिसने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 10 सीटें जीती हैं, लोगों के जनादेश का सम्मान करती है और एक सक्षम, समावेशी और प्रगतिशील राज्य की दिशा में काम करने का संकल्प लेती है। एक्स पर एक बयान में बारामती से सांसद सुले ने अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण का वादा किया और कहा कि यह अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनावों में लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं और विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। यह परिणाम गहन चिंतन और नवीनीकरण का क्षण है। हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, सीखेंगे और ईमानदारी, कड़ी मेहनत और उन मूल्यों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के साथ पुनर्निर्माण करेंगे जिनके लिए हम खड़े हैं। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने इस्लामाबाद की तरफ अपना मार्च शुरू कर दिया है। पीटीआई के लोग इस्लामाबाद की ओर खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ रहे हैं। डी चौक के पास प्रधानमंत्री आवास, संसद और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद के डी चौक पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि उसने डी चौक पर 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी प्रदर्शन रैली में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया
वहीं पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारत ने पर्थ में खेले गए मैच की पहली पारी में 150 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 104 ही रन बना सकी। वहीं भारत ने दूसरी पारी 487 रन बनाकर घोषित की थी। इसके बाद 534 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 238 रन ही बना सकी और भारत ने 295 रनों से जीत दर्ज की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि भारत दुनिया से अच्छी चीजें ला सकता है, लेकिन उसे अपनी आत्मा और प्रकृति को बरकरार रखना चाहिए। भागवत ने देश के फूले हुए गौरव को फिर से पेश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को समकालीन रूप देने के बारे में सोचा जाना चाहिए। इसके लिए हमें पहले जड़ से अध्ययन करना होगा और अपने विचारों को उसी ढांचे में रखना होगा। भागवत ने कहा कि खासकर नई पीढ़ी को इस बारे में सोचने की जरूरत है। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन इतना जोरदार हंगामा देखने को मिला कि लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 25 नवंबर 2024 से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 नए विधेयक पेश होंगे, जबकि वक्फ संशोधन समेत 11 अन्य विधेयकों को चर्चा के लिए लिस्ट किया गया है। सरकार इन विधेयकों को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश में है, लेकिन विपक्ष कुछ मुद्दों पर आक्रामक है और उससे पूरा सत्र हंगामेदार रह सकता है। अब बात रही हंगामे की, तो यह सेशन कितना हंगामेदार रह सकता है इसका अंदाजा पहले दिन ही देखने को मिला, जब अडानी रिश्वत और संभल हिंसा मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बुधवार यानी 27 नवंबर को कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस सांसदों की ओर से एक नोटिस दिया गया, जिसमें कहा गया है कि अडानी रिश्वत मामले पर मोदी सरकार की चुप्पी भारत की अखंडता, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल प्रतिष्ठा को कमजोर करती है। जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को अडानी के साथ अपनी दोस्ती और अडानी घोटाले पर सवालों का जवाब देना चाहिए। नोटिस में अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में 2 अभियोगों के बाद इस चर्चा को जरूरी बताया गया है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा था कि सदन में स्वस्थ चर्चा हो और अधिक से अधिक लोग इसमें योगदान दें, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए संसद को भी हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो सफल नहीं होता, लेकिन देश की जनता उनके सारे व्यवहार देखती है और जब समय आता है तो उन्हें सजा भी देती है। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ा की बात ये है कि जो नए सांसद सभी दलों से आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। इनको सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने और बिना दोनों पक्षों को भरोसे में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रियंका ने लिखा कि प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश अदालत की तरफ से दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए मंगलवार को संभल की अदालत में एक वाद दायर किया गया था, जिसके बाद अदालत ने
मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया। अधिवक्ता आयुक्त ने प्रशासन के साथ मंगलवार को ही मस्जिद का सर्वे किया था और कल रविवार की सुबह टीम जब फिर से मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी तो इस दौरान स्थानीय लोगों ने सर्वे करने पहुंची टीम का विरोध किया और पथराव किया। वहीं विरोध को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने खुशी जाहिर की है और इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी बयान दिया। दरअसल कंगना से सवाल किया गया कि क्या उन्हें उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी तरीके से हार की उम्मीद थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मुझे उम्मीद थी। हम दैत्य और देवता को कैसे पहचानते हैं? महिलाओं की इज्जत उतारने वाले दैत्य ही होते हैं। दैत्य का वो ही हुआ जो हमेशा होता है और उनकी हार हुई। गाजियाबाद पुलिस ने रविवार को डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद को नजरबंद कर दिया और उनकी तथा उनके शिष्यों की आवाजाही पर रोक लगा दी। यह रोक मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के संबंध में आयोजित सम्मेलन का विरोध करने के लिए लगाई गई थी। एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई। पीटीआई के मुताबिक जब पुलिस ने उन्हें रोका तो नरसिम्हानंद और उनके शिष्यों ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। नरसिम्हानंद ने एक बयान में कहा कि रजा, मदनी और ओवैसी हिंदुओं की सज्जनता को कमजोरी समझते हैं। अगर वे हिंदुओं को डराने के लिए भीड़ जुटा सकते हैं तो हम भी उनके सामने खड़े हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले डासना मंदिर के पुजारी पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सुर्खियों में आए थे। उनकी इस टिप्पणी के बाद काफी विवाद हुआ। हैदराबाद पुलिस के साइबर सेल ने मामला भी दर्ज किया था। अगले साल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस ने रविवार को दीपक बाबरिया की जगह काजी निजामुद्दीन को दिल्ली का कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया है, जिसकी अध्यक्ष एस मीनाक्षी नटराजन और सदस्य इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निजामुद्दीन को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दिल्ली प्रभारी नियुक्त किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।